हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग 6 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 7वां जनपद होने वाला है, हरिद्वार। तो आपके गढ़वाल मंडल के जो 7 जनपद हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, हरिद्वार की 1 या 2 वीडियो और आएंगी आपकी, इसी के साथ आपका हरिद्वार जनपद और साथ ही साथ में गढ़वाल मंडल के 7 जनपद कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे आपकी कुमाऊं मंडल के 6 जनपद, इनको भी हम लोग जल्द ही समाप्त कर लेंगे। देखिए, कुमाऊं जनपद के जो 6 जनपद हैं वो तो छोटे छोटे जनपद हैं, उनको हम लोग जल्द ही समाप्त कर लेंगे। बाकी गढ़वाल मंडल में कुछ जनपद ऐसे रहे जो काफ़ी लंबे रहे, तो उनमें थोड़ा समय लग गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरिद्वार जनपद, जिसका कि आज हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गठन की, कि हरिद्वार जनपद का गठन कब होता है। तो देखिए, हरिद्वार जनपद का गठन होता है 28 दिसंबर 1988 को। देखिए, उत्तराखंड के जितने भी जनपद हैं उनके गठन का वर्ष आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, जिस समय 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद का गठन होता है, इसको मेरठ मंडल के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि मेरठ मंडल में इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए, 1997 में क्या होता है। 1997 में मेरठ मंडल से हरिद्वार को हटाया गया और इसको सहारनपुर में शामिल किया गया। तो ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जिस समय 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद का गठन हुआ था, तो इसको किस मंडल में शामिल किया गया था। तो मेरठ मंडल के अंतर्गत इसको रखा गया था। फिर देखिए, 1997 में क्या होता है। 1997 में मेरठ मेरठ मंडल से हटाकर इसको सहारनपुर में शामिल किया जाता है। अब देखिए, अगर प्रश्न ये बनता है कि हरिद्वार जनपद को उत्तराखंड में कब शामिल किया गया, तो अगर ये प्रश्न ऐसा बनता है हरिद्वार जनपद को उत्तराखंड में कब शामिल किया गया, तो देखिए, जब राज्य का गठन होता है 9 नवंबर सन 2000 को, तो 9 नवंबर सन 2000 को राज्य गठन के साथ ही साथ हरिद्वार जनपद को भी उत्तराखंड में शामिल कर लिया गया। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। प्राचीन नाम की हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहले हम लोग कुछ बेसिक से प्रश्न देखते हैं। हरिद्वार जो जनपद रहेगा ना आपका, एक तो देखिए ये पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो कुछ बेसिक से प्रश्न रहते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं, पहले हम उनको क्लियर करते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हरिद्वार जनपद के प्राचीन नाम क्या क्या हैं। बहुत सारे प्राचीन नाम हैं। देखिए, माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिल या कुपिला, कपिला आश्रम, द्वेदार, देवदार और शिव की राजधानी। ये शिव की राजधानी किसने हरिद्वार का नाम रखा था, ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर से इन नाम को नोट करेंगे। उपनाम की हम लोग बात करते हैं। गंगा द्वार, हरिद्वार, 4 धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस। देखिए, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत का केरल हो गया और पूर्व का वेनिस हो गया, सेतु नगर हो गया। तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे नाम सारे महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में कई बार दोस्तों ये नाम पूछे भी जा चुके हैं। उपनाम हो गए और प्राचीन नाम हो गए जो हरिद्वार जनपद के रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आगामी एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए, रामायण काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, इसीलिए हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, काउपिल या कुपिला। तो हरिद्वार को कपिला, कुपिला जो भी इसका नाम है वो कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि रामायण काल में यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। प्रश्न ऐसे बन सकता है, रामायण काल में कपिल मुनि का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ पर था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिद्वार में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। अब हरिद्वार को गंगा द्वार कब कहा गया, तो महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा जाता था। उसके बाद देखिए, केदारनाथ जाने वाले यात्री हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार कहते हैं, जबकि वैष्णव मत वाले यात्री हरिद्वार नाम ही कहते हैं। यानी कि जो शिव भक्त हैं, जो शिव को मानते हैं और जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, मतलब वो शिव भक्त हैं, तो वो हरिद्वार को क्या कहते हैं, वो हरिद्वार को कहते हैं हरिद्वार, हरिद्वार। और जो वैष्णव मत वाले हैं, जो वैष्णव मत वाले हैं, जो वैष्णव मत को मानते हैं, वैष्णव मत वाले, वो जो यात्री होते हैं वो इसको हरिद्वार नाम ही कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, जो शैव मत वाले हैं, यानी कि जो शिव को, जो केदारनाथ जाने वाले यात्री जो शैव मत वाले हैं, शिव से जोड़कर हरिद्वार बोलते हैं इसे, और वैष्णव मत वाले क्या बोलेंगे, हरिद्वार। यहाँ पर से थोड़ा सा अंतर है मात्रा का, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, मायापुरी भी हरिद्वार को कहा जाता है, लेकिन मायापुरी कहाँ कहा गया है, तो मायापुरी कहा गया है स्कंद पुराण में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, चीनी यात्री हेनसांग आता है हरिद्वार में, कब आता है, 634 ईस्वी में। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हरिद्वार कब आया था, भारत तो ये पहले ही आ गया था, 629 ईस्वी में शायद आता है। तो चीनी यात्री हेनसांग आता है हरिद्वार कब आता है, 634 ईस्वी। डेट याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। प्रश्न बनेगा कि चीनी यात्री हेनसांग हरिद्वार की यात्रा पर कब आया था, तो एक ये आता है 634 ईस्वी में। देखिए, उसने हरिद्वार को मोयूलो तथा गंगा को महाभद्रा कहा। दोस्तों, ये प्रश्न आ भी चुका है कि हरिद्वार को
मोयुलो किसने कहा था? तो ये कहा था चीनी यात्री ह्वेंसांग ने। इसने अपनी भाषा में ये नाम दिया था मोयुलो, चीनी भाषा में इसने मोयुलो नाम दिया था किसे? हरिद्वार को। और देखिए गंगा को इसने क्या कहा था? गंगा को नाम दिया था इसने महाभद्रा। तो दोस्तों दोनों नाम महत्वपूर्ण है कि महाभद्रा नाम ह्वेंसांग ने किसको दिया था? गंगा को। और मोयुल नाम ह्वेंसांग ने किसको दिया था? हरिद्वार को। अब देखिए जो कनिंगम है एक इतिहासकार हैं, ये मोयुलो का अर्थ मयूरपुर से लगाते हैं। ये कनिंगम का एक मत है। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि कनिंगम मोयुलो का अर्थ किससे लगाते हैं? तो ये मयूरपुर से लगाते हैं। मयूरपुर किसका पुराना नाम है? हरिद्वार का ही है। अब देखिए जिस समय ये हरिद्वार में आता है चीनी यात्री ह्वेंसांग, ये हरिद्वार का कुछ क्षेत्रफल बताता है। तो वो 20 ली कोई चीनी माप होगी। इस चीनी माप के आधार पर ये कहता है कि जो हरिद्वार का क्षेत्रफल है वो 20 ली चीनी माप के बराबर है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आ चुका है एग्जाम में, इसको भी नोट कर लेंगे, 20 ली चीनी माप। उसके बाद देखिए 1399 में तैमूर लंग भी हरिद्वार आता है। देखिए यहाँ पर से ना किसी किसी किताब में 1398 लिखा हुआ है, ये परीक्षा वाणी में 1399 लिखा हुआ है, लेकिन अन्य जो बहुत सारी किताबें हैं वहाँ 1398 भी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर से एग्जाम में प्रश्न अगर आता है तो यहाँ पर से आपको जो ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाए आपको वो ऑप्शन यहाँ से टिक करना पड़ेगा। तो दोनों याद रख लीजिए 1399। अब आयोग देखिए 1300, बहुत सारी किताबें उत्तराखंड की, कहीं 1399 है, कहीं 1398 है। क्लियर कहीं भी किसी किताब में नहीं दे रखा है, अलग अलग किताबों में इसकी अलग अलग डेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से दोनों ही ध्यान रखेंगे। फिर देखिए 1399 में प्रश्न यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण बनता है। वो क्या बनता है? 1399 में तैमूर लंग भी हरिद्वार आया, पहले तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया। उसका इतिहासकार होता है, किसका? तैमूर लंग का एक इतिहासकार होता है, उसका नाम होता है सरुद्दीन। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, जब तैमूर लंग हरिद्वार आया था तो उसके साथ उसका कौन सा इतिहासकार उसके साथ में आया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सरुद्दीन। अब जब यहाँ पर सरुद्दीन आता है, उसने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा था। उसने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा था, जो कनिंगम के अनुसार कोहोपैरी है। ये कनिंगम के अपने अपने मत हैं। तो ये कनिंगम के वैसे ये वाला मत इतना महत्वपूर्ण है नहीं, ना ही ये वाला मत इतना महत्वपूर्ण था कनिंगम वाला, बस आपको याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग में ये बातें रखनी है। तो अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला किसने कहा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सरुद्दीन ने। ये किसके साथ हरिद्वार में आया था? तैमूर लंग के साथ ये हरिद्वार में आया था, जो कि उसका इतिहासकार था। उसके बाद देखिए अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मुगल काल की, तो मुगल काल में अकबर एक राजा था। तो अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी में लिखता है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती होगी तथा अकबर की रसोई में गंगा जल ही प्रयुक्त होता था। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किस मुगल शासक की रसोई में गंगा जल ही प्रयुक्त होता था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर। क्योंकि देखिए जो गंगा का जो जल है ना, उसे आप कितने भी साल रख लीजिए किसी डिब्बे में बंद करके, वो खराब नहीं होता है ना, अभी उसमें कभी कीड़े पड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता उसमें। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, एक नॉर्मल पानी एक बोतल में बंद करके रखिए और गंगा जल एक बोतल में बंद करके रखिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। एक बंदे ने वीडियो भी डाल रखे थे कि 8 साल पुराना गंगा जल उसके घर में रखा हुआ था। उसके बाद उसने पिया उस पानी को और बताया कि जैसा टेस्ट वर्तमान में गंगा के जल का है, वैसा ही टेस्ट उस बोतल बंद गंगा जल का भी है। तो गंगा का जल जो है कभी खराब नहीं होता है। तो अकबर ने क्या किया था? अकबर की रसोई में गंगा जल ही प्रयुक्त होता था। और देखिए एक जब मैं आपको पवार वंश पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर से मैंने आपको बताया था कि अकबर ने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक दल भेजा था। गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक दल भेजा था। अब देखिए आपको बताना है इसका उत्तर कि अकबर ने जिस समय एक गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए गढ़वाल में एक दल भेजा था, उस समय पवार वंश का शासक कौन था? ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको बताना है। चलिए देखते हैं कि आपने वो सब पढ़ा है कि नहीं, याद है कि नहीं है। तो ये देखिए ये सब बातें कहाँ लिखी जा रही हैं? आईने अकबरी में। आईने अकबरी देखिए किसने लिखा है? अबुल फजल ने, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये सारी बातें हमें कहाँ मिल रही हैं? आईने अकबरी में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए इतिहासकारों ने हरिद्वार को गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है, जिसका काल ईसा पूर्व 1200 से 1700 वर्ष के मध्य ठहरता है। देखिए ये प्रश्न आ भी चुका है कि उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए मृदभांड की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है, गेरुए मृदभांड संस्कृति की संज्ञा उत्तराखंड के हरिद्वार नगर को दी गई है। ये प्रश्न बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखेंगे। और देखिए इसका जो काल बताया गया है, ईसा पूर्व 1200 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में इसका काल ठहरता है, ये भी बताया गया है इतिहासकारों ने। फिर देखिए प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें पांडव अपने
पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान छिप कर रहे थे? देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न आ चुका है। खांडव वन, खांडव वन कहाँ है? पहले प्रश्न यही बन जाएगा। तो खांडव वन कहाँ है? खांडव वन हरिद्वार में है। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। खांडव वन कहाँ पर था? इतना ही आपको याद रखना है। ये कहाँ पर था? हरिद्वार में। इसका संबंध देखिए पांडवों से भी लगाया गया है कि पांडव जब अपने अज्ञातवास के दौरान थे तो वो छिपकर इसी खांडव वन में, जब उत्तराखंड में आए होंगे इस क्षेत्र पर, तो वो खांडव वन में ही छिपकर रहे थे। फिर देखिए, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भरथरी की याद में गंगा पर पौड़ियों, पौड़ियों का मतलब होता है, अर्थ होता है सीढ़ियां, तो पौड़ियों का निर्माण कराया था, जिसे भरथरी की पैड़ी कहा जाता था। मतलब जिस समय जो विक्रमादित्य था, उसने अपने बड़े भाई भरथरी की याद में गंगा पर सीढ़ियों या पौड़ियों का निर्माण करवाया, तो उस समय जो इसका नाम था वो भरथरी की पैड़ी, मतलब कि जो उसका नाम था उसे भरथरी की पैड़ी कहा जाता था। कालांतर में देखिए इसका नाम हर की पैड़ी हो गया। देखिए इसी से निकला है, ये भरथरी से ही निकला है, भरत हटा दिया बाद में, और देखिए हर की पैड़ी है, हर की हरी 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 से हर कर दिया गया इसको, तो इसी नाम से इसको निकाला गया, भरथरी से नाम से हरि हर निकाला गया, तो कालांतर में यही नाम क्या हो गया? हर की पैड़ी हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे बनेगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि किस राजा ने अपने भाई की याद में गंगा पर सीढ़ियों या पौड़ियों का निर्माण करवाया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य ने। और किस भाई की याद में करवाया? ये भी याद रखेंगे, राजा भरथरी की याद में। उज्जैन का यह राजा था, ये भी याद रखेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन भी बनाया था जो भग्नावशेष के रूप में डाट वाली हवेली के नाम से आज भी हर की पैड़ी के पास स्थित है। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार में जो डाट वाली हवेली के नाम से जो स्थान है, जो भवन है, वो भवन किसने बनाया था? तो वो भवन किसने बनाया था? राजा विक्रमादित्य ने। बहुत महत्वपूर्ण दोस्त प्रश्न रहेंगे। या डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि डाट वाली हवेली कहाँ पर है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में। फिर देखिए, 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा भरथरी ने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की और 2 ग्रंथ नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। नीति शतक और वैराग्य शतक 2 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथ की रचना किसने की थी? राजा भरथरी ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ ने मायापुरी हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी। अब यहाँ से प्रश्न बनते कैसे हैं, ये आप लोग समझते हुए चलना। आप लोगों को कैसे प्रश्न बनेगा कि जैन ग्रंथों के अनुसार किस जैन तीर्थकर ने मायापुरी या हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भगवान आदिनाथ ने। ऐसे ही प्रश्न बनता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर, ये सब किस काल से संबंधित हैं? ये सब महाभारत से संबंधित हैं। धृतराष्ट्र कौन था? धृतराष्ट्र था तुम्हारा दुर्योधन का पिता था। और गांधारी, विदुर, सभी किससे संबंधित हैं? गांधारी भी देखिए धृतराष्ट्र की पत्नी थी। और विदुर, विदुर तो ये बहुत विद्वान आदमी थे विदुर। तो ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब महाभारत काल से ही संबंधित हैं। तो धृतराष्ट्र जो जो विदुर थे और धृतराष्ट्र थे, गांधारी थे, ये सब किस काल से संबंधित हो जाएंगे? महाभारत काल से। विदुर जैसे कि धृतराष्ट्र के सलाहकार भी थे उनके सभा में। तो ये सब बातें तो ये ध्यान रखने वाली नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपना शरीर यहीं त्यागा था, मतलब कहाँ पर कि हरिद्वार में, तथा विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा यहीं पर सुनाई थी। कहाँ पर? हरिद्वार में। उसके बाद देखिए, सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तपस्या करने के कारण यहाँ गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था। कहते हैं कि जब गंगा धरती पर आती है, गंगा का जब धरती पर अवतरण होता है, तो यहाँ पर हरिद्वार वाले क्षेत्र पर 7 ऋषि यज्ञ कर रहे थे अलग अलग जगहों में बैठकर। अब गंगा माता ने ये सोचा कि अगर मैं एक ही ऋषि के आश्रम से अगर निकलती हूँ तो जो बाकी के अन्य ऋषि हैं उनके कोप भाजन का शिकार होना पड़ेगा। तो ये फैसला लिया जाता है कि जो 7 सप्त ऋषि हैं, उन सप्त ऋषियों के आश्रम के आगे से सप्त धारा के रूप में गंगा बहेगी। तो इसीलिए सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तपस्या करने के कारण यहाँ गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था। प्रश्न बन सकता है कि पौराणिक काल में किस स्थान पर गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में। उसके बाद देखिए, अकबर सेनापति मान सिंह ने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और प्राचीन नगर के खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है कि पहली बात तो ये बन जाएगा प्रश्न कि हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। देखिए, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था विक्रमादित्य ने। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? जीर्णोद्धार का मतलब ये होता है कोई भवन है, कोई इमारत है, अगर वो टूट फूट रही हो उसको फिर से सही करवाना, उसकी मरम्मत करवाना, तो वही है जीर्णोद्धार। तो यहाँ पर अकबर के सेनापति मान सिंह ने क्या किया था?
जो हर की पैड़ी जो कि विक्रमादित्य के द्वारा बनवाई गई थी उनका जीर्णोद्धार करवाया था। प्रश्न अगर बने कि हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मानसिंह ने। मानसिंह किसका सेनापति था, अकबर का। और प्राचीन नगर के खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी। आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी, तो आधुनिक हरिद्वार की नींव कौन रखता है, मानसिंह। चलिए ठीक है। फिर देखिए मान सिंह ने गंगा की धारा के मध्य एक अष्टकोणीय स्तंभ भी बनवाया था, जो वर्तमान में भी है। तो ये प्रश्न दोस्तों दो प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अष्टकोणीय स्तंभ कहाँ है, हरिद्वार में। अष्टकोणीय स्तंभ हरिद्वार में किसने बनाया, ये बनाया था मान सिंह ने। फिर देखिए 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन यात्री टॉम कार्यट, टॉम कायरट कहीं कहीं लिखा हुआ है, इसका ऐसे करके लिखा हुआ है, कहीं कहीं टॉम कायरट और कहीं कहीं पर टॉम कारियट ऐसे करके लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्या होता है, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन यात्री टॉम कारियट हरिद्वार आया था और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। अभी हमने आगे पढ़ा था ना, प्राचीन नाम है, शिव की राजधानी किसे कहा गया है, तो शिव की राजधानी हरिद्वार को कहा गया है। तो शिव की राजधानी हरिद्वार को किसने कहा था, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहा था टॉम कारियट ने, टॉम कायरट जो भी आप कहें, जैसा भी एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए, तो टॉम कायरट नाम आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए जहांगीर 1620 में कुछ दिनों के लिए हरिद्वार में आकर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहांगीर हरिद्वार में आके कब रहा था, तो जहांगीर हरिद्वार में कब आता है, 1620 में। गोरखा काल में हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र बन गया था। थोड़ा सा लिखने में लगता है मिस्टेक हो गया है, बिक्री शायद ऐसे लिखते हैं, मात्राओं का थोड़ा हेर फेर हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, गोरखा काल में उत्तराखंड में दासों की बिक्री का केंद्र कौन सा नगर बन गया था, तो ये बना था हरिद्वार। देखिए गोरखा काल में क्या होता है, उत्तराखंड में दासों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और उनके काल में दास भी काफ़ी बनाए गए थे, तो इसलिए गोरखा काल में हरिद्वार जो रहेगा, हरिद्वार में एक स्थल था भीमगौड़ा, हरिद्वार में एक स्थल था भीमगौड़ा, ये मुख्य केंद्र था, वहाँ पर दासों की बिक्री का मुख्य केंद्र था भीमगौड़ा हरिद्वार में। तो प्रश्न अगर बनता है, गोरखा काल में दासों की बिक्री का केंद्र था, वो था हरिद्वार। फिर देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने सन 1862 से 1865 के बीच हरिद्वार में पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरिद्वार में 1862 से 1865 के बीच में पुरातात्विक सर्वेक्षण किसने किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। या ऐसे प्रश्न बनेगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हरिद्वार में पुरातात्विक सर्वेक्षण कब किया था, 1862 से 1865 के बीच में। कनिंघम को यहाँ श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से कुछ बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ से मिली थी। कहाँ से मिलेंगी, हरिद्वार से ही जो श्रवणनाथ मंदिर है उसमें बोधि वृक्ष है, उसके नीचे ही बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम को मिली थी। फिर देखिए महात्मा गांधी का भी आगमन होता है 1915 और 1927 में। कहाँ कहाँ पर, हरिद्वार में 2 बार आए थे ये। फिर देखिए रामानंद के हरिद्वार आगमन के पश्चात रामावत संप्रदाय और वैष्णव लहर ने हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठा दिला दी। किसके आने से, ये होता रामानंद के आने से। चलिए ठीक है। फिर देखिए मुगल काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुगल काल में उत्तराखंड के किस स्थान पर तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिद्वार में। और देखिए एक प्रश्न यहाँ से मुझे मिला था एक किताब में। देखिए एक मत के अनुसार हरिद्वार को राजा इसम सिंह ने बसाया था। वर्तमान में देखिए कुछ ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो आपने पढ़े नहीं होंगे। तो देखिए कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हम लोग पढ़ते नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं पढ़ते नहीं है, लेकिन वहाँ से कभी कभी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग याद रख लीजिए कि हरिद्वार अगर प्रश्न ऐसा बन जाता है इसम सिंह के नाम से, तो याद रखेंगे एक मत के अनुसार हरिद्वार को राजा इसम सिंह ने बसाया था। और ये ऐसा कहा जाता है कि तीसरी सदी में हरिद्वार को राजा इसम सिंह ने बसाया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं हरिद्वार जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। पहले यहाँ पर जो लिखा है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए हरिद्वार शहर शिवालिक श्रेणी के विल्व व नील पर्वतों के बीच गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये दोस्तों कई बार पूछ लिया गया है, विल्व और नील पर्वतों के बीच में उत्तराखंड का कौन सा नगर है, तो हरिद्वार शहर याद रखेंगे। फिर देखिए राज्य के मैदानी जिले कौन कौन से हैं, उत्तराखंड में 13 जिले हैं। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में से कितने मैदानी जिले हैं, तो 2 ही जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जो मैदानी जिले हैं। बार बार दोस्तों एग्जाम प्रश्न पूछे भी गए हैं, उत्तराखंड में कितने मैदानी जिले हैं, तो ये हैं 2। वो कौन कौन से हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। देखिए जो विल्व और नील पर्वत हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं है पर्वत है, छोटे से पर्वत हैं। और देखिए हरिद्वार में तो फिर भी छोटे छोटे से पर्वत हैं,
लेकिन उधम सिंह नगर में कोई पर्वत नहीं है। पर्वत तो छोड़िए, थोड़ी सी पठार टाइप का भी कुछ नहीं है यहाँ उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर में बिल्कुल ही प्लेन जमीन आपको मिलेगी। तो अगर प्रश्न ऐसा बनता है उत्तराखंड में कितने मैदानी जिले हैं, तो ये हैं 13। बाकी देखिए हम लोग जैसे, अगर आप लोग कहेंगे कि ऐसे तो देहरादून में रेल जाती है, वही मैदानी जिला होना चाहिए, कोटद्वार में रेल जाती है, वो मैदानी जिला होना चाहिए। जैसे कि जो हरिद्वार, जो हमारा पौड़ी गढ़वाल देखिए, ये हमारा ये तराई जिला हो गया। अब दे देहरादून हो गया, ये हो गया हमारा कौन सा, पौड़ी गढ़वाल। इनके जो आधे हिस्से हैं ना, आधे हिस्से, ये आधे हिस्से पूरे पर्वतीय हैं। देहरादून है, पौड़ी है, इनके जो ये नीचे वाले हिस्से आपको दिख रहे होंगे, इससे नीचे को ये वाले हिस्से, तो ये ही हिस्से जो हैं मैदानी जिले हैं। कोटद्वार हो गया, बाकी देहरादून वाला क्षेत्र हो गया थोड़ा बहुत, तो ये ही यहाँ पर मैदानी क्षेत्र हैं। बाकी तो ये जितने भी आपकी ये पूरी आ जाएगी पट्टी, ये वाली, ये शिवालिक श्रेणी, यहाँ पर लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी वाले, शिवालिक देखिए पूरा यहाँ तक नीचे तक आ जाएगा। यहाँ से मध्य हिमालय आ जाएगा आपका, मध्य हिमालय के बाद महान हिमालय आ जाएगा ये वाला। तो ये आपका रहेगा मुख्यतः मैदानी जिले, वो कौन कौन से रहेंगे शुद्ध रूप से, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं तो 2360 यानी कि 2360 वर्ग किलोमीटर में हरिद्वार फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गंगा नदी हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये प्रश्न तो आईएएस हो, पीसीएस हो, स्टेट लेवल हो, अन्य राज्यों के पेपर हो, यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, दिल्ली का हो, कोई से भी एग्जाम का पेपर हो, ये प्रश्न काफ़ी बार मैं देख चुका हूँ हर एग्जाम में। क्योंकि देखिए गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। तो यहाँ पर से प्रश्न ये कई बार बन चुका है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये करती है हरिद्वार जनपद से, तथा हरिद्वार गंगा के मैदानी क्षेत्र में ही पड़ता है। जो आपका हरिद्वार नगर है वो गंगा के मैदानी क्षेत्र में ही पड़ता है। फिर देखिए हरिद्वार को स्पर्श करने वाला जिला, तो हरिद्वार को एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है। अभी इसको मैप के माध्यम से समझेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न डीप पूछा जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद हरिद्वार नगर को या हरिद्वार जनपद को स्पर्श करते हैं, तो 3 जनपद आते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जनपद आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, जो कि हरिद्वार जनपद को स्पर्श करते हैं। देखिए प्रश्न अगर ऐसा बना हरिद्वार जनपद को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो मात्र 1। हरिद्वार जनपद को उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 जनपद। चलिए ठीक है। फिर देखिए हरिद्वार को स्पर्श करने वाले राज्य का कितने जिले हैं, यानी कि उत्तराखंड के कितने जिले हैं, तो 2 ही हैं। कौन कौन से, देहरादून और पौड़ी। और मुख्यालय कहाँ है हरिद्वार का, तो ये हरिद्वार में। चलिए एक बार मैप के माध्यम से इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा उत्तराखंड का मैप। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जब हमारा जिला सीरीज कोई भी नई शुरू करते हैं, तो इसी ही मैप का मैं प्रयोग करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए 7वां जनपद हम लोग पढ़ रहे हैं, और 7 बार हम इस मैप के बारे में जिक्र कर चुके हैं। किस किस के बारे में, देहरादून पढ़ लिया, उत्तरकाशी पढ़ लिया, रुद्रप्रयाग पढ़ लिया, चमोली पढ़ लिया, टिहरी पढ़ लिया, पौड़ी पढ़ लिया। तो 6 जनपद हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम 7वीं बार इस मैप की चर्चा कर रहे हैं। अब तो आप लोगों को मैप बनाना आ ही गया होगा। तो देखिए हरिद्वार की अंतर्राष्ट्रीय कोई सीमा नहीं बनती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए यहीं से बनती, इतने यहीं तक सीमा बनती है अंतर्राष्ट्रीय, तो हमारा अलग हो जाएंगे। और देखिए जो हमारा ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हमें तो पढ़ना है हरिद्वार के बारे में। हम हरिद्वार के बारे में जिक्र करेंगे। जो वीडियो हम लोग पढ़ते हैं, जो जिला पढ़ते हैं, सिर्फ उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आता है हरिद्वार, और ये जो पूरा इलाका आएगा ना, ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का आएगा। यहाँ पर से लेकर यहाँ तक पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का आता है। यानी कि जो ये वाले ज़िले देखिए, अगर हम इन ज़िलों की बात करते हैं तो ये सब चीन से मिलते हैं। यहाँ वाले ज़िले देखिए नेपाल से मिलते हैं। यहाँ वाले ज़िले हिमाचल प्रदेश से मिलते हैं, और यहाँ वाले ज़िले पूरे उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। तो ये देखिए अब हरिद्वार है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि जो हरिद्वार रहेगा वो मैदानी जिला रहेगा। जब देखिए उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, ये सब मैदानी ज़िले हैं। नैनीताल का भी कुछ क्षेत्र मैदानी जिले में आता है। वैसे पौड़ी का भी आएगा, कुछ देहरादून का भी आएगा, लेकिन शुद्ध रूप से ये नहीं होंगे। कुछ टनक देखिए, कुछ चंपावत का भी आएगा, जो टनकपुर वाला एरिया है, ये भी मैदानी क्षेत्र में आता है, टनकपुर का एरिया, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं है, क्योंकि इनका जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो पर्वतीय क्षेत्र में आता है। बाकी जो नीचे वाला जो दक्षिण का हिस्सा है, सिर्फ यही इनका मैदानी क्षेत्रों में आता है। तो देखिए हरिद्वार की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया हरिद्वार को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, मात्र 1 राज्य है। देखिए हरिद्वार हमारा ये है। तो हरिद्वार हो, पौड़ी हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, इन सभी जिलों को सिर्फ एक ही राज्य स्पर्श करता है। वो कौन से हैं, वो कौन सा है, वो है पूरा का पूरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब मैंने आपसे ये कहा था कि हरिद्वार को
उत्तर प्रदेश के 3 जनपद स्पर्श करते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, सहारनपुर जो अपना विस्तार रखता है, देखिए ये वाली पट्टी है सहारनपुर की, ये वाली पट्टी है मुजफ्फरनगर की, और ये वाली जो पट्टी है वो है बिजनौर की। ये पूरे यहाँ पर से लेकर यहाँ पर तक आएगा, ये यहाँ पर तक आएगा, और ये सहारनपुर वाला यहाँ तक आएगा। तो जो आप लोग लाल पट्टी में जो जो एरिया मैंने कवर किया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के जनपद है। चलिए मैं इनको हटाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाला और ये जो पूरा एरिया है, ये उत्तर प्रदेश के जनपद हैं। तो हमारा हरिद्वार यहाँ पर आता है। ये देखिए हरिद्वार की सीमा जो बन रही है, ये वाली बन रही है। तो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे, ईस्ट वाले हिस्से से सहारनपुर टच कर रहा है, यहाँ से पूरा मुजफ्फरनगर कवर कर लिया है देखिए, और इधर से देखिए पूरा बिजनौर घेर लिया है। तो एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं हरिद्वार जो तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगर प्रश्न देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है ऐसा, हरिद्वार तीनों ओर से किस राज्य से घिरा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। देखिए सब जगह से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, सिर्फ उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर। देखिए यहाँ से भी तीनों ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, हरिद्वार को 3 जनपद स्पर्श कर रहे हैं। कौन कौन से? यहाँ से सहारनपुर, देखिए यहाँ से सहारनपुर देखिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से मुजफ्फरनगर लिखा हुआ है, और यहाँ से बिजनौर, और यहाँ पर से कुल मिलाकर 3 जनपद हरिद्वार को स्पर्श करते हैं। तो नोट कर लेंगे इसको, और मैप के माध्यम से आपको मैं हर बार समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाता होगा। चलिए एक प्रकार से मैंने आपसे कई बार कहा था कि आप लोग मैप बनाना सीख लीजिए, आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। देखिए ये तो मैंने आपको कुछ सरल भाषा में मैप बना के दिखाया है, क्योंकि इस मैप को आपको बनाने में कठिनाई नहीं होगी, याद करने में भी आसानी होगी। वैसे स्पष्ट रूप से अगर आपको मैप चाहिए तो ये है देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत होती है? जो लाइनें हैं ना, ये टेढ़ी मेढ़ी सी रह जाती हैं। अब आपको एग्जाम में कोई मैप तो बना के दिखाना नहीं है, आपको तो सिर्फ अपना उत्तर चाहिए। तो यहाँ पर से देखिए लाइनें बहुत टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा इसको याद करना कठिन होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाया है। देखिए बिल्कुल आसान सी चीज़ों में समझा रखा है। आप लोगों को करना क्या है, मैप बना लीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले एग्जाम में, ऐसा अगर कोई प्रश्न बनता है। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा, हरिद्वार को स्पर्श करने वाले राज्य के कितने जिले हैं? तो मात्र 2। देखिए हरिद्वार हमारा ये आता है, यहाँ पर से देहरादून और यहाँ पर से पौड़ी, मात्र 2 जिले ऐसे हैं जो कि हरिद्वार जनपद को स्पर्श कर रहे हैं। तो मैप अगर आपने बनाना सीख रखा है, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक की ओर। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं हरिद्वार की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले जनघनत्व 801। देखिए उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में से जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो हरिद्वार का ही है। कितना है? 801। 801 जनघनत्व रहेगा हरिद्वार का, याद रखेंगे। राज्य में सर्वाधिक है। अगर मैं बात करूं सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तरकाशी जनपद में। कितना था? उत्तरकाशी जनपद में कितना जनघनत्व था? 41। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई है, यानी कि एक रहेगा 2011 का और एक रहेगा 2001 का। जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है ना, तो 2011 की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि राज्य के 13 जनपदों में से किस जनपद में हुई है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात की, तो 880 लिंगानुपात है। राज्य में सबसे कम है ये भी नोट करेंगे। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है? तो ये है कहाँ पर? हरिद्वार का। कितना है? 880। सर्वाधिक कहाँ पर था? अभी हमने पढ़ा नहीं है। अल्मोड़ा जनपद का जो लिंगानुपात रहेगा सर्वाधिक किसका रहेगा? अल्मोड़ा का। कितना रहेगा? 1139, यानी कि 1000 पुरुषों में 1139 यहाँ महिलाएं हैं, लेकिन हरिद्वार में 1000 पुरुषों में मात्र 880 महिलाएं हैं। साक्षरता देखिए 73.43% यहाँ पर साक्षरता है। कुल साक्षरता पुरुष कितनी है? साक्षरता 81.04%, और महिला कितनी है? 64.79% यहाँ पर साक्षरता रहेगी। उसके बाद देखिए राज्य का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है हरिद्वार। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी आते हैं। उत्तराखंड का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है हरिद्वार। और उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? वो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो कौन सा था? रुद्रप्रयाग। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए दशकीय वृद्धि दर कितना है हरिद्वार का? तो ये है 30.63%। मुख्यालय कहाँ पर है? ये है हरिद्वार। हरिद्वार नगर निगम कब बनता है? 1968 में। कहीं कहीं पर ये 1868 भी दिया हुआ है, किसी किसी किताब में हो सकता है भाई मिस्टेक हो। तो हरिद्वार नगर पालिका कब बनती है? 1968 में। और नगर निगम कब बनता है? देखिए सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, अगर प्रश्न ये बनता है कि हरिद्वार जनपद में कितने नगर निगम हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नगर निगम हैं। एक तो है हरिद्वार और एक है रुड़की। हरिद्वार नगर निगम कब बना? 2011 में। कहीं कहीं 2012 भी दे रखा है, ये बलौदी में 2012 दे रखा है, लेकिन 2011 में बना था। और रुड़की 2013 में नगर निगम बना था। तो ये आपको याद रखना है। विधानसभा क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं। देखिए हरिद्वार में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे हरिद्वार से। सबसे कम, राज्य में सबसे कम, सर्वाधिक जनघनत्व, तो ऐसे प्रश्न दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये आपको खासकर ध्यान में रखने हैं। तो देखिए विधानसभा क्षेत्र कितने हैं?
हरिद्वार में 11 हैं। और राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में है? हरिद्वार में ही हैं। कौन कौन से हैं? रुड़की, प्राणकरियर, मंगलौर, भेल, ज्वालापुर। ज्वालापुर जो रहेगा ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा। लक्सर, झबरेड़ा, झबरेड़ा भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा। भगवानपुर, भगवानपुर भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा। खानपुर, हरिद्वार और हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र। तो ये रहेंगे आपके 11 विधानसभा क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर से 3 विधानसभा की 3 सीटें यहाँ पर से आरक्षित हैं। अगर प्रश्न ऐसा बनता है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में। कुल मिलाकर 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं, बाकी अन्य जनपदों में 1-1 हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए तहसील की बात कर लेते हैं। तहसील मात्र 4 है यहाँ पर। और देखिए कौन कौन सी हैं? हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर। राज्य में सबसे कम तहसील वाले जिले कौन से हैं? एक हरिद्वार है, एक रुद्रप्रयाग है। देखिए हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में मात्र 4 तहसीलें हैं, ये भी आपको नोट करना है। एक देखिए वैसे हरिद्वार में उप तहसील भी आती है, एक उप तहसील, ये तो उप तहसील में गिनी जाएगी ना, यह है लालढांग एक उप तहसील आती है हरिद्वार में। वैसे तो तहसील 4 ही हैं। तो अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि राज्य में सबसे कम तहसील वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक हरिद्वार और एक रुद्रप्रयाग, दोनों में 4 हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक है विकास खंड की। तो मात्र 6 यहाँ पर ब्लॉक है विकास खंड है। कौन कौन से हैं? रुड़की, भगवानपुर, नारसन, या इसे कहते हैं कुरही। नारसन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और कौन कौन सा है? बहादुराबाद, लक्सर और खानपुर, ये हो जाएंगे ब्लॉक या विकास खंड। कितने हैं? 6। चलिए ठीक। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं हरिद्वार जनपद के मंदिरों की। हरिद्वार जनपद में जो मंदिर हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है मनसा देवी मंदिर, हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मनसा देवी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये है हरिद्वार में। देखिए यहाँ पर से मनसा देवी मंदिर से संबंधित प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में? हरिद्वार तो बहुत कम पूछा गया है, इससे संबंधित प्रश्न ऐसा ही बनता है कि जो मनसा देवी मंदिर है वो किस पर्वत शिखर पर स्थित है? तो यह है विल्व पर्वत शिखर पर। यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि मनसा देवी मंदिर किस पर्वत शिखर पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विल्व पर्वत शिखर पर। उसी प्रकार से देखिए मनसा देवी के ठीक सामने चंडी देवी का मंदिर है, ये शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत शिखर पर है, नील शिखर पर। लेकिन यहाँ पर से यह महत्वपूर्ण है कि ये पौड़ी जनपद में आता है, ये वाला हिस्सा जो आता है पौड़ी जनपद में आता है। कहा यह जाता है कि जहाँ मनसा देवी का मंदिर होगा वहाँ चंडी देवी का ही मंदिर होगा। तो मनसा देवी से एक वैसे तो पड़ता तो सामने है लेकिन काफ़ी दूरी पर स्थित है। ऐसा नहीं कि मतलब अगल बगल में ही है, लेकिन काफ़ी दूरी पर है हरिद्वार से, लेकिन आमने सामने पड़ते हैं ये। तो शिवालिक श्रेणी के, एक मिनट, तो शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर ही आएगा। तो यहाँ से 2 प्रश्न ऐसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए चंडी देवी मंदिर किस पर्वत शिखर पर है, ऐसा ही प्रश्न बनता है हमेशा। तो ये बनता है नील पर्वत शिखर पर। और मनसा देवी मंदिर जो है वो किस पर्वत शिखर पर है, तो ये हो जाएगा विल्व पर्वत शिखर पर। तो चंडी देवी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? वैसे पौड़ी जिले में। चलिए ठीक है। इस मंदिर को अगर आप परीक्षा वाणी देखेंगे ना, तो परीक्षा वाणी में भी आपको पौड़ी में ही देखने को मिलेगा। राजेंद्र बलौदी देखेंगे तो पौड़ी में ही देखने को मिलेगा। बहुत से बच्चों ने इस पर ख्याल नहीं किया होगा, एक बार देख लेना आप लोग अगर ट्रस्ट ना हो तो। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक बात यहाँ से और जानेंगे, जो ये चंडी देवी मंदिर है ये वाला, यहाँ पर ये कहा जाता है कि शंकराचार्य ने तो इस मंदिर की नींव रखी थी, लेकिन जो मंदिर बनाया असल में वो बनाया था, इस मंदिर को सुचेत सिंह ने बनवाया था। किसने? सुचेत सिंह ने बनवाया था। और संभवतः शंकराचार्य मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो इस मंदिर की जो नींव रखी थी वो रखी थी शंकराचार्य ने, लेकिन बाद में जो इस मंदिर को बनवाया था, चंडी देवी मंदिर को, ये बनवाया था सुचेत सिंह ने। राजा सुचेत सिंह ने इस मंदिर को बनाया था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि चंडी देवी मंदिर किसने बनवाया, तो ये बनाया था मंदिर को राजा सुचेत सिंह ने। अगर सुचेत सिंह ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तब आप लोग शंकराचार्य की तरफ जा सकते हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए भारत माता मंदिर आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक था हमारा भरत मंदिर। भरत मंदिर कहाँ था? ऋषिकेश में। लेकिन देखिए एक आता है भारत माता मंदिर, तो अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए भारत माता मंदिर जैसे कि हरिद्वार में है, कितने फीट ऊंचा है? बहुत महत्वपूर्ण है इसकी ऊंचाई, 180 फीट यह ऊंचा है। निर्माण कब हुआ था इसका? 1983। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये डेट है। और किसने करवाया था? स्वामी मित्रानंद ने इसका निर्माण करवाया था 1983 में। 180 फीट यह ऊंचा है। और कहते हैं कि इसका उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। किसका? भारत माता मंदिर का उद्घाटन जो किया था वो किया था इंदिरा गांधी ने। माया देवी मंदिर देखिए, माया देवी मंदिर, माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है माया देवी को। और माया देवी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार में। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए आते हैं कांगड़ा मंदिर। कांगड़ा मंदिर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्थापना किसने की थी।
देखिए हरिद्वार में तो इतने सारे मंदिर हैं ना, अगर हम गिनने के लिए जाएंगे तो गिन ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन एग्जाम में वही पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं और जिनका विवरण किताबों में दिया गया है। अब देखिए जो प्रश्न बना रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो किताब से हटके हरिद्वार में जाएगा, वहां से जो मंदिर उसको दिखेगा वो मंदिर आपसे पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। जो किताबों में आपके मंदिर दिए गए रहते हैं अधिकांश वहीं से पूछा जाता है, और जो महत्वपूर्ण रहते हैं, जो कुछ पुराने रहते हैं, जो प्राचीन होते हैं, या फिर जिनका कुछ नाम होता है, चलिए ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, कांगड़ा मंदिर, विष्णुचरण पादुका मंदिर, अठखंबा मंदिर, गंगा भगीरथ मंदिर, महामाया देवी मंदिर, ये सब कहाँ हो जाएंगे, हरिद्वार में। उसके बाद देखिए एक आता है श्री गंगा मंदिर, मान सिंह के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। ये देखिए जो पुराने मंदिर होते हैं ना उनको खास करके याद रखेंगे। मान सिंह ने हरिद्वार में कौन सा मंदिर निर्मित करवाया था, श्री गंगा मंदिर। देखिए यहाँ पर इसको मान सिंह की छतरी भी इस स्थल को बोला जाता है। मान सिंह की छतरी अगर प्रश्न बन जाता है कि मान सिंह की छतरी उत्तराखंड के किस स्थान पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिद्वार में। विल्वेकेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ पर है, विल्व पर्वत की तलहटी पर, कहाँ पर है, हरिद्वार में। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहीं पर पार्वती जी ने, माता पार्वती ने यहीं पर भगवान शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। कहाँ पर, विल्वकेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि विल्व पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है। फिर आता है मकर वाहिनी गंगा मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, देखिए जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। और देखिए इसकी शैली क्या है, दक्षिण शैली इसकी शैली है। और मकर वाहिनी गंगा मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, हरिद्वार में। और यहाँ पर एक काले रंग की गंगा की प्रतिमा है। उसके बाद देखिए पौराणिक ग्रंथों में हरिद्वार के 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों की हम लोग बात कर रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों में हरिद्वार के 5 तीर्थों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। वो 5 तीर्थ कौन कौन से हैं, पहला आता है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो हर की पैड़ी देखिए, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ हर की पैड़ी के बारे में भी। तो देखिए राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरथरी की स्मृति में इसको बनवाया था। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और, हर की पैड़ी को ब्रह्मा कुंड भी कहा जाता है। अबे ब्रह्मा कुंड क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए जिस समय ना समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन के बाद अनेक चीजें निकल रही थी समुद्र मंथन में। तो एक बार क्या होता है, वहां पर से अमृत का घड़ा निकलता है समुद्र मंथन से। तो समुद्र मंथन से जब अमृत का घड़ा निकलता है तो उस अमृत के घड़े के पीछे जो देव होते हैं, जो दानव होते हैं, सभी उस घड़े के पीछे पड़ जाते हैं कि हमको अमृत मिले, हमको अमृत मिले। जब क्या होता है कि अनेक देवों के हाथ में, अनेक दानवों के हाथ में छीना झपटी इस अमृत घड़े की होती है, तो क्या होता है ना, उसमें से अमृत जो होता है उस घड़े में, उस घड़े से अमृत की बूंदें अनेक स्थानों पर पृथ्वी में गिरती हैं। तो उसी प्रकार से जहाँ पर ये ब्रह्मा कुंड वर्तमान में हरिद्वार में है, यहाँ पर भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर भी क्या हुआ था, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है ब्रह्मा कुंड में, जो कि हर की पैड़ी में ही, हर की पैड़ी को ही ब्रह्मा कुंड भी कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा कुंड में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए इस स्थान का अत्यधिक महत्व है। तो देखिए राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरथरी की स्मृति में इसको बनवाया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अकबर के सेनापति मान सिंह ने हर की पैड़ी का नए सिरे से विकास किया, ये भी याद रखेंगे। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहाँ पर, ब्रह्मा कुंड में। फिर आता है, ये ब्रह्मा कुंड के हैं, हर की पैड़ी के हैं, बात एक ही है। देखिए 5 हमने स्थलों की बात की थी ना, पहला हो गया ब्रह्मा कुंड या हर की पैड़ी, दूसरा आता है कुशावर्त घाट। यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। और देखिए जो कुशावर्त घाट रहेगा, ये पिंडदान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत प्रसिद्ध है। पिंडदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है कुशावर्त घाट, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। और जो कुशावर्त घाट रहेगा, इस घाट का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था महारानी अहिल्याबाई ने। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखेंगे। फिर देखिए तीसरा स्थल आता है नील पर्वत, जो कि आपको पढ़ा ही चुका हूँ। चौथा आता है कनखल, कनखल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। 5वां आता है विल्व पर्वत। तो ये 5 जो हैं पौराणिक काल में हरिद्वार के मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब सबसे प्रसिद्ध स्थल बताए गए हैं। चलिए ठीक है। अगला आता है गऊ घाट, कहाँ पर है, तो गऊ घाट भी कहाँ पर है, हरिद्वार में ही है। देखिए यहाँ पर यही कहा जाता है, गौ हत्या के पाप से अगर यहाँ पर गऊ घाट में हम लोग स्नान कर लें तो गऊ हत्या के, जिसने गौ हत्या करी हो तो उसके पाप से उसको मुक्ति मिल जाती है। गऊ घाट कहाँ पर हो जाएगा, हरिद्वार में। और कुशावर्त घाट कहाँ हो जाएगा, हरिद्वार में। भीमगौड़ा कुंड कहाँ पर है, तो यह पांडव कालीन बताया जाता है। पहली बात तो ध्यान से सुनेंगे, जो भीमगौड़ा कुंड है उसे पांडव कालीन बताया जाता है। और यह कुंड भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ माना जाता है। तो जो भीमगौड़ा जो कुंड रहेगा, वो उसका संबंध देखिए भीम से और महाभारत काल से इसको जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन भी चुका है कि भीमगौड़ा कुंड कहाँ पर है, हरिद्वार में।
दक्ष मंदिर, गायत्री मंदिर, नारायण बलि मंदिर, पावन धाम मंदिर, ये सब कहाँ हो जाएंगे? हरिद्वार में। शांति कुंज कहाँ है? काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है शांति कुंज को लेकर। तो देखिए इसकी स्थापना होती है 1971 में। कहाँ पर है? हरिद्वार में। पंडित स्वामी श्री राम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1971 में। काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। शांति कुंज की देखिए जो हमेशा से यहाँ से जो प्रश्न बना है इसकी डेट को लेकर बना है, तो याद रखेंगे 1971 में शांति कुंज की स्थापना होती है हरिद्वार में स्वामी श्री राम शर्मा के द्वारा। वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो शांति कुंज है वर्तमान में इसको गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न ऐसा बनता है गायत्री तीर्थ की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। किसने की थी? स्वामी श्री राम के द्वारा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए केला देवी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार में। एक आता है कैला बुग्याल। कैला बुग्याल कहाँ पर था? तो कैला बुग्याल कहाँ पर था? ये था बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ बुग्याल कौन सा है? कैला बुग्याल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। बद्रीनाथ कहाँ पर है? चमोली में। कैला बुग्याल कहाँ है? चमोली में। बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है? कैला बुग्याल। और देखिए केला देवी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार में। सती कुंड कहाँ पर? हरिद्वार में। इंपोर्टेंट है सती कुंड। सती कुंड कहाँ है? हरिद्वार में। श्रवणनाथ घाट और राम घाट कहाँ पर है? हरिद्वार में। हरिद्वार में वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? देखिए एक वैष्णो देवी मंदिर तो अलग ही है। तो वैष्णो देवी मंदिर की एक प्रतिछाया इसको बोला जाता है। वैष्णो देवी मंदिर की प्रतिछाया इसको बोला जाता है। अगर प्रश्न ऐसा बनता है उत्तराखंड में वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में। और देखिए सुरेश्वरी मंदिर, ये भी कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार में। दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये कनखल हरिद्वार में हो जाएगा। कनखल के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए प्रेमनगर आश्रम, परमार्थ निकेतन, शिवानंदा आश्रम, योग निकेतन, राम गुलक दरबार, ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? हरिद्वार में। जयराम आश्रम, सप्तऋषि आश्रम, ये सब कहाँ है? हरिद्वार में। फिर देखिए तिला भड़ेश्वर महादेव मंदिर, महिषासुर मर्दनी मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर मंदिर, महाविद्या मंदिर और नारायणी शिला। कहीं कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा नारायणी शिला या नारायणी शिला, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे आप लोग, समझदार काफ़ी हैं। तो नारायणी शिला कहाँ पर है? ये है कनखल हरिद्वार में। गंगाधर महादेव मंदिर, ये कहाँ पर है? हरिद्वार में। और देखिए नीलेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार में। सारे महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए स्वर्णनाथ मंदिर, प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर कनखल में हो जाएगा। और दादू मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? कनखल में। ये सारे मंदिर कहाँ पर हो जाएंगे? हरिद्वार में, क्योंकि कनखल भी हरिद्वार में ही आता है। स्वर्णनाथ तो हम लोग यहाँ पर पढ़ भी चुके हैं एक बार। देखिए कहाँ पर लिखा था मैंने श्रवणनाथ मंदिर, देखिए कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, ये एक घाट था, ये तो घाट है। एक सोमनाथ घाट भी है, एक श्रवणनाथ मंदिर है। कहाँ पर हो जाएंगे? हरिद्वार में। लेकिन प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर कनखल हरिद्वार और दादू मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? कनखल हरिद्वार में। उसके बाद देखिए कांगड़ा मंदिर किसने बनवाया था? कांगड़ा मंदिर कौन बनाएगा? कांगड़ा का राजा संसार चंद। कांगड़ा एक संसार चंद शायद चंद्रवंश में भी आता है, वो वाला नहीं है ये था कांगड़ा का राजा। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ा का एक राजा था, उसका नाम था संसार चंद्र। इसी संसार चंद्र के द्वारा कांगड़ा का मंदिर हरिद्वार में बनाया गया था। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा पारस शिवलिंग, ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? पारस शिवलिंग देखिए हरिद्वार में ही स्थापित है पारस शिवलिंग। इसके बारे में क्या खास बात है? यह शुद्ध पारे से बना हुआ, माना नहीं, यह शुद्ध पारे से बना हुआ है। वास्तव में ही यह शुद्ध पारे से बना हुआ है। तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि शुद्ध पारे से बना हुआ शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार जनपद में। तो इसको भी नोट कर लेंगे। पारद शिवलिंग कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? हरिद्वार में। तो दोस्तों हरिद्वार जनपद का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका, दूसरा पार्ट जल्द ही आ जाएगा। और देखिए इसके साथ ही आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ भी आपको पूछना होता है, कोई जानकारी आपको लेनी होती है मुझसे, कोई डाउट है आपके, कुछ शेयर करना हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के संबंध में कुछ आपको पसंद समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और जो एक बेल आइकन आती है उसे प्रेस कर दिया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।